दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और सिविल सर्विसेज हो या स्टेट पीएससीज का एग्जामिनेशन हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है मोटिवेशन, परसिस्टेंस। और इसी मोटिवेशन के थ्रू यूपी पीसीएस 2022 में 14th रैंक हासिल करी है फरहीन जाहिद मैम ने। और एग्जाम्पल दिखाया कि किस तरीके से अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप कितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, आप उसको ओवरकम करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो फरहीन मैम, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस में। और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 2022 में 14th रैंक हासिल करी है। थैंक यू सो सो मच। स्टार्ट से मैम बताइए कि कैसे इस प्रिपरेशन में आप आई, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था आपका, सारी चीज़ें। मैंने 2016 में मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया था। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, कालीचरण निगम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेरे होम टाउन बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने तब से ही कॉलेज के टाइम से ही मैंने प्लान आउट कर लिया था कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। इसलिए मैंने अपने कॉलेज के टाइम में जो कैंपस ड्राइव होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेते हुए मैंने डायरेक्टली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आई तो मैंने जब यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर लगभग 3 प्रीलिम्स फ़ेल होने के बाद, यूपीएससी के 3 प्रीलिम्स फ़ेल होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने मतलब ऑप्शंस को कैसे डाइवर्सिफ़ाई करूँ। एक बार एक सेल्फ़ मोटिवेशन तो थोड़ा कम होता ही है, लेकिन एक सेल्फ़ डाउट भी आ जाता है कि आप क्या इस चीज़ के लिए बने हो। फिर मैंने सोचा कि इसके साथ यूपीएससी के साथ-साथ अपनी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस की भी प्रिपरेशन शुरू की 2020 के बाद से। और 21 में मैंने अपना पहला मेंस लिखा, यूपीएससी का मैंने पहला मेंस लिखा। इन द फर्स्ट मेंस इटसेल्फ आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू लिस्ट आल्सो, एंड देन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर द फाइनल लिस्ट। देन उसके बाद फिर मैंने 22 में मैंने अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट स्किप करके मैंने इंटायरली अपने यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम पे फोकस किया। आई हैड ओनली मतलब जैसे कि 30th ऑफ मई वाज द डे जब रिज़ल्ट 2021 का रिज़ल्ट आया था एंड आई कुड नॉट क्वालिफाई। तो मेरे पास 13 डेज़ थे प्रिपेयर करने के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो उन 13 डेज़ में मैंने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन की। और बेस तो मेरा यूपीएससी का ही था, उस पे मैंने ऐड ऑन किया अपने यूपी पीसीएस की जो यूपी स्पेशल जो नॉलेज है, उसको मैंने ऐड ऑन करके कोशिश की कि मैं कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। एंड इन 2022 आई गॉट सेलेक्टेड एज डेप्यूटी कलेक्टर इन उत्तर प्रदेश विद रैंक 14। सो मैम, आपने बताया कि 2016 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड 3 प्रीलिम्स आपके यूपीएससी के नहीं हुए, लाइक मतलब 17, 18 एंड 19। तो मैम, जब प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ तो आपने कैसे अपने आप को रीगैदर किया, वापस से कैसे वो सेल्फ मोटिवेशन वाले मोड में आए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं प्रीलिम्स हो रहा है तो एक कहीं न कहीं आपने कहा कि सेल्फ डाउट आ जाता है। तो वापस से वो मोटिवेशन आपने कैसे गेन किया? क्योंकि आज की डेट में बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो इस सेल्फ डाउट या सेल्फ मोटिवेशन का ना होना से प्रिपरेशन में लैग कर जाते हैं। तो वो चीज़ आपने कैसे गैदर करी? इस चीज़ में मैं ये मानती हूँ पर्सनली कि आपकी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो आपकी फैमिली है, स्पेशली आपके पेरेंट्स, वो जब किसी भी तरह से जब आप फेल होते हो, तो सिर्फ आप फेल नहीं हो रहे, आप आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, वो सब भी अपने आप को मतलब ऐसा फ़ील करते हैं कि ये उनका भी फेलियर है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ जो भी एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली उनके पेरेंट्स से भी, वो खुद भी हिम्मत ना हारें और वो अपने बच्चों को भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट करें, क्योंकि दिस टेक्स टाइम। ये प्रिपरेशन ऐसी है कि बहुत अनसर्टेन है, कभी-कभी 1-2 साल में, लेकिन कभी-कभी 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। तो थोड़ा परसीवरेंस ज़रूरी है एस्पिरेंट्स की तरफ से भी और उनकी फैमिली की तरफ से भी, कि थोड़ा पेशेंस रखें और पेशेंस इज़ द की। हो जाता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आपका 2019 में 3 प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो फिर मैम आपने स्ट्रैटेजी में क्या डिफ़र किया? मतलब आपने कैसे फिर जैसे आपने कहा कि 2020 के बाद में आपने यूपी पीसीएस में आपने फ़ोकस किया। तो मैम, आपने क्या होल हार्टेडली पूरा यूपी पीसीएस पे फ़ोकस किया या साथ में यूपीएससी भी चल रहा था? तो आपने कैसे दोनों को बैलेंस आउट किया? क्या-क्या चीज़ें आपने डिफ़र करी
कि यूपी में कुछ चीज़ें स्पेसिफिक रहती हैं, तो उन्हें कैसे डिफरेंशिएट किया और कैसे मैनेज किया? थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मैंने जो मेरा बेस था एक, तो वो मैंने यूपीएससी के जो कंटेंट को ही मैंने अपना बेस बना के रखा, फाउंडेशन मेरा वही था। मैंने ऐड ऑन किया उसमें जो यूपी की जो स्पेशल नॉलेज है उसको मैंने ऐड ऑन किया, क्योंकि मेरा 3 प्रीलिम्स वैसे ही क्वालिफाई नहीं हुए थे, तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट prelims. But then in my first attempt itself for the mains, I could qualify in my UPSC attempt also and in UP PCS also. So I think वो जो मेंस वाला एक जो पार्ट है जिसमें आप मार्क्स ला सकते हो, जिसमें आप मार्क्स फेच कर सकते हो, एज ले सकते हो, तो उसमें आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माय स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे अपना मतलब मेंस मैंने कैसे अपना क्वालिफाई किया। तो मुझे लगता है कि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। जब आप पढ़ते हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, तो उसमें आपके अपने सेल्फ मेड नोट्स बहुत ज़रूरी हैं और वो बहुत क्रिस्प होने चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी जीएस 1 2 3 4 या फिर आप जैसे कि यूपी वीसीएस की अगर हम बात करें तो यूपी स्पेशल जो 2 पेपर्स हैं, पेपर 5 एंड 6 जो अभी इस बार 2023 में ऐड हुआ है, तो उसके लिए आपके पास लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ऐसे नोट्स होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम के बीच में 1 घंटा 2 घंटा पहले आप उसको रिवाइज़ कर पाओ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करते हो उतना आप रिप्रोड्यूस करते हो एग्ज़ाम में। तो स्टैटिक वाला जो कंटेंट है वो आपके टिप्स पर होना चाहिए। मैं ये रिकमेंड एस्पिरेंट्स को करूँगी, स्पेशली जो यूपी पीसीएस 24 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपका जो जब आप अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो अपनी कॉपी में, तो हमेशा मैं अपने लिए ऐसे एज्यूम करती हूँ कि जो मेरी कॉपी है वो एक प्लैटर की तरह है और उसमें जितना डाइवर्सिफाइड कंटेंट और जितनी डाइवर्सिफाइड तरह से वो प्रेजेंट होगा, एग्जामिनर को वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है कभी कभी, या फिर मतलब कॉपी हमारी देखने में ऐसी लगती है कि बहुत हौच पौच सी कॉपी है। तो आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत बैलेंस्ड होने चाहिए, उसमें डायग्राम्स ऐड करो, उसमें किसी तरह से वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करो, क्लाउड बना सकते हैं उसमें नॉर्मल पॉइंट्स लिखने की जगह। मुझे लगता है मेरे मेंस के में मुझे ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही। और जब कभी आगे कोई भी सेशन या फिर कुछ भी आगे इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, तो मैं उसमें अपने जो नोट्स हैं जो मैंने अपने लिए बना रखे थे वो भी मैं डिस्प्ले करूँगी आगे। तो उस पर बात कर सकते हैं, फिर इन डिटेल उस पर बात कर सकते हैं काफ़ी। जैसे आपने कहा कि 2016 से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, फिर आप 2022 में फाइनली आप क्वालिफाई हुई, तो आपने एक लंबा पैटर्न देखा है 2016 से लेकर 2022 तक। तो पैटर्न चेंज हो रहा है, स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस की बात करें तो पैटर्न चेंज हो रहा है। तो मैम पढ़ाई कैसे स्टार्ट की जाए? मतलब जैसे आपने कहा कि स्टैटिक सब्जेक्ट आपके टिप पे होने चाहिए, नोट मेकिंग आपको आनी चाहिए, और उसके बाद वो कंसोलिडेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए जस्ट बिफोर द मेन, सो दैट यू कैन रिवाइज दैट नोट्स। तो मैम कैसे वो स्टैटिक सब्जेक्ट में टिप्स पे लाएं, कैसे पढ़ाई स्टार्ट की जाए, कौन सी बुक से की जाए, उस पर आप कुछ बताना चाहें तो? सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए एज एन एस्पिरेंट, वो ये कि हमें पहले जो पिछला ट्रेंड है वो देखने के लिए हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीलिम्स के लिए हों या मेंस के लिए हों, वो बहुत ज़रूरी हैं। उससे आपको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा है एग्ज़ाम में, या फिर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस के फॉर्म में अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में रिपीट हो सकते हैं। तो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो पाए और वो एक डायरेक्शन में, एक राइट डायरेक्शन में। क्योंकि हम सब पढ़ते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि घटना चक्र से आप पीवाईक्यूज़ देख सकते हैं। स्पेशली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें, जैसे कि साइंस है, साइंस में पीवाईक्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी उसमें बेनिफिट ऐसे होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी दूसरे फॉर्म में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको काम आ जाएगी, या फिर वो रिपीट होगी बट देन वो इन्फॉर्मेशन किसी और तरह से रिपीट होगी, तो वो चीज़ कर सकते हैं।
जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर आप उन टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स बना के उनको कंपाइल करें। पेपर वाइज GS 1 अलग कंपाइल कर सकते हैं, GS 2, 3, 4 कंपाइल कर सकते हैं। और उस पे वैल्यू ऐड करने के लिए एक तो होता है आपका जनरल जो एक कंटेंट होता है जो 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 सभी लोग लिखेंगे अपने ऑलमोस्ट, हर कोई वही सेम कंटेंट लिखता है। लेकिन जब आपको अपने आंसर को में वैल्यू ऐड करनी है तो उसमें यूपी स्पेशल के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि GS 1 में अगर सपोज कोई क्वेश्चन है जो बहुत जनरल क्वेश्चन है, कोई भी मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर सपोज अगर पूछा है, नॉन कोऑपरेशन का एक तो एक जनरल आंसर होगा। लेकिन आपको अगर यूपी के लिए उसको लिखना है तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं कैसे उसमें यूपी के जो लीडर्स हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन उसमें क्या रहा है, मैं उससे उसकी वैल्यू को ऐड करने की कोशिश करूँगी ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये यूपी का पेपर है, ये यूपी PCS का पेपर है, ना कि जनरल UPSC का या फिर किसी और स्टेट का। तो ऐसे मैं उसमें वैल्यू ऐड करने की कोशिश करती थी अपने जो जनरल UPSC के कंटेंट में उसको इंटीग्रेट करने के लिए यूपी PCS के साथ। और मैम ये सोर्स जैसे आपने कहा तो ये कहाँ से, आप इंटरनेट, बुक्स, इस पे भी आप, क्योंकि सोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है कि कौन से सोर्स है, क्योंकि मार्केट में बहुत से मटेरियल अवेलेबल है, तो आज की डेट में ये भी ज़रूरी है कि कौन सा मटेरियल ना पड़े। तो वो सोर्स आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि या दिस इज़ द राइट सोर्स, या आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स कैसे किए, वो उस पर आप बता दीजिए। वैसे तो प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत बेसिक सोर्सेज NCERT बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि कई बार हम लोग बहुत डाइवर्सिफाइड बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ते हैं, हम एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारे सोर्सेज को रेफ़र करते हैं। बट मैं पर्सनली अपने लिए जब मैं प्रिपेयर करती हूँ अपने लिए या फिर मैंने जब प्रिपरेशन की अपने लिए तो मैंने ये फोकस किया कि रादर देन गोइंग फॉर लाइक 10 and 20 सोर्सेज एक टॉपिक के लिए, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं एक बुक है या फिर एक कोई भी स्टैटिक कोई सब्जेक्ट है, तो सपोज अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में अगर मैं लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रही हूँ तो मैं कोशिश ये करूँगी कि उसको मैं मल्टीपल टाइम्स पढूं ताकि जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो उस बुक से क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे ये डाउट ना रहे कि मतलब एग्ज़ाम में मुझे एक पॉइंट ऑफ डाउट नहीं आना चाहिए कि हाँ ये इसका हो सकता है या नहीं हो सकता है इसका आंसर। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि किसी भी पेपर में अगर प्रीलिम्स की बात करें तो 60% ऑफ द पेपर इज़ अबाउट स्टैटिक ओनली और 40% करंट अफेयर होता है। तो स्टैटिक में आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ने की कोशिश करें, जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं NCERTs को रेफ़र करें। और करंट अफेयर के लिए कोई भी एक सोर्स फॉलो अप कर सकते हैं। स्टडी IQ का काफ़ी अच्छा जो करंट अफेयर के जो मॉड्यूल्स हैं, मंथली मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, वो काफ़ी अच्छे मॉड्यूल्स हैं, वो भी मैंने रेफ़र किए, वो काफ़ी अच्छा सोर्स है, उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली मेरा जो फोकस एरिया रहा है वो स्टैटिक मटेरियल ही रहा है और उससे मुझे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिली है उसमें कंटेंट जनरेट करने में। तो मैम आपने यूपी PCS के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्वालिफाई किया, तो एक एक स्टेज पे एक एक पे बात करते हैं कि प्रीलिम्स की कैसे प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि PCS में, यूपी PCS का जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, और जो सेलेक्ट होते हैं, जो मेंस लिखते हैं, वो जो फिल्टर हो गया तो नंबर बहुत कम होता है। तो प्रीलिम्स की कैसे स्ट्रैटेजी की जाए, साथ में फिर जब मेंस लिखेंगे तो फिर मेंस में कैसे स्विच किया जाए, तो आपने कितने टाइम तक प्रीलिम्स और मेंस साथ लेके चली, फिर कब आप प्रीलिम्स पे फोकस कर ली, और प्रीलिम्स में आपने स्पेसिफिकली कैसी स्ट्रैटेजी बनाई कि क्योंकि कुछ फैक्ट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये ब्लेंड आपने कैसे मेंटेन किया, कैसे बैलेंस किया? देखिए, जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कोई भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना चाहता है तो प्रिपरेशन में प्रीलिम्स की जगह मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें जी। क्योंकि प्रीलिम्स क्या है कि प्रीलिम्स कभी-कभी थोड़ा-सा डाइसी हो जाता है। आपको नहीं पता आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, तो आपका मेंस भी क्वालिफाई हो। जी। बिकॉज़ दैट मैटर्स। मेंस से आपकी मेरिट बनेगी, उससे आपको रैंक जो मिलेगी वो मेंस के मार्क्स से मिलेगी। जब मेरे 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुए, उस बीच में भी आई वाज़ ओके, आई वाज़ आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एज़ वेल।
But then I was equally focusing on my mains because I had this thought in my mind कि जिस दिन भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा मुझे इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि फिर डायरेक्टली मेरी रैंक आ जाए। तो इसको फोकस करते हुए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको मेंस पे फोकस करना है। एंड लास्ट के जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो आई थिंक 1 महीना या फिर कैन से कि 2 मंथ्स बिफोर द प्रीलिम्स exclusive focus can be given to prelims examination because that also requires a set of practice कि आपका सिर्फ नॉलेज की प्रैक्टिस नहीं, टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड देन यू हैव गॉट जस्ट 2 आवर्स ऑफ टाइम। तो आपको वो भी इनकॉर्पोरेट करना है अपनी स्ट्रैटेजी में। एंड देन पेपर 2 इज़ अबाउट सी सैट, तो उसको भी लेके चलना है साथ में, क्योंकि यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी फॉर दैट मैटर, तो सी सैट इज़ द डिटरमाइनिंग फैक्टर। जी जी। तो इसको भी साथ में लेके चलना है। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ द इशू। आप वीकली टेस्ट अपने लिए मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मेरा 2 अटेम्प्ट्स में मेरा सी सैट क्वालिफाई जब नहीं हुआ तो फिर मैंने अपने सी सैट के लिए स्ट्रैटेजाइज किया कि मैं कैसे एक्चुअली इशू इज़ नॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज, क्योंकि वो सी सैट का पेपर ऐसा है कि अगर मुझे 2 घंटे की जगह अगर मुझे वो 3 घंटे दे देंगे तो शायद मैं पूरा पेपर कर लूँगी। बट देन द इशू इज़ अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। तो मैं कोशिश ये करती थी कि मैं हर वीकेंड पे मैं सिर्फ सी सैट लेके बैठती थी, टाइमर लगा के मैं कि 2 घंटे में मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। और फिर मैं उसमें ये भी कोशिश करती थी ये देखने की कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे फोर्टे में हैं, या फिर कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जब आप व्हेन यू आर आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल तो यू आर लाइक कि चलो मैंने 50 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो वीक एरियाज़ हैं जिसको आप बाद में रिकंसिडर कर सकते हैं। तो 2 महीने पहले आपने प्रीलिम्स की मतलब होल हार्टली स्टार्ट कर दिया, और मैम मेंस पे आते हैं कि मेंस का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स में कि कैसे प्रिपेयर करें। तो मैम आपने कैसे किया, मतलब लाइक आपने पूरा जो सिलेबस में हेडिंग रहती है उसके हिसाब से नोट्स बनाए या पीवाईक्यूज को रेफर किया? कैसे आपने मेंस के नोट्स कैसे बनाए, मेंस में अप्रोच कैसे किया, और कैसे फिर उन नोट्स को आपने कंसोलिडेट किया? ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप। मेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने जो नोट्स मेकिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर ली है, अगर उसका मैं 70% भी अपने एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर पाऊँगी तो दैट विल बी अ गुड एफर्ट। तो मैंने सबसे पहले तो मेंस के लिए जो नोट मेकिंग करी तो उसमें पीवाईक्यूज एक मैंने जो बेस बनाया कि मुझे किन टॉपिक्स पे नोट बनाने हैं, तो उस पे मैंने पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस किया। और फिर मैंने ये देखा कि जो पीवाईक्यूज हैं और जो सिलेबस है उसके कौन से ऐसे हेडिंग्स हैं, उसके कौन से पॉइंटर्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं जी। तो उसके साथ मैंने मैपिंग करके 1 to 1 मैपिंग करके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए अपने लिए। ये चीज़ मैंने अपने सारे GS 1 2 3 4 सारे पेपर्स में ये चीज़ करी है। और ऑप्शनल में भी मैंने अपने काफ़ी कंसोलिडेटेड नोट्स बना के मेरा ज्योग्राफी वैसे ऑप्शनल यूपीएससी में रहा है, अब तो यूपी पीसीएस में नहीं, ऑप्शनल नहीं है। और 2022 में मैंने ज्योग्राफी से ही यूपी पीसीएस का पेपर भी दिया था। तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा लास्ट मिनट पे रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो हार्डली यू गेट अराउंड लाइक 90 to 100 डेज टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। उस टाइम पे अगर आप मटेरियल अगर आप अरेंज तब आप कर रहे हो तो आपको पढ़ने में यू विल टेक टाइम, बिकॉज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है कि एक चीज़ आपने पढ़ी थी और फिर आपको दोबारा उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाया, मौका ही नहीं मिल पाया और एग्ज़ाम सर पे आ गया, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसलिए बहुत शॉर्ट पहले आप मतलब 1 इटरेशन में जब आप नोट्स बनाते हैं थोड़े से वो बल्कि हो जाते हैं। कोशिश करें कि उसको ऐसे बनाने की कि वो उसमें सिर्फ कीवर्ड्स हों। आपके सामने कोई किसी भी टॉपिक पे नोट है, हाफ पेज का नोट है, लेकिन अगर
कोई भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से आ रहा है देन यू आर एबल टू मैनेज दैट क्वेश्चन, यू आर एबल टू आंसर इट इन अ वेरी डिसेंट मैनर। तो वो इस उसका एक पर्पस ये होना चाहिए नोट मेकिंग का कि आपका पेपर, जब आप पेपर सामने देखो तो आपको ये वाली फीलिंग ना आए, फोमो नहीं होना चाहिए आपको जी कि कहाँ से पूछ लिया है ये क्वेश्चन, कैसे पूछ लिया है, कहाँ से पूछ लिया है, तो ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये एक फ़ायदा होता है नोट मेकिंग का। और वो जब आपके सेल्फ मेड होते हैं तो आप अपने वोकैबलरी आपकी होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी कभी आप उसमें नोट्स में कुछ डायग्राम्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, या फिर आप उसको ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कुछ पिक्चराइज्ड फॉर्म में, या फिर आप उसमें स्कीमेटिक्स बना लेते हैं जी जिसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। और वो वहाँ पे एग्ज़ाम में भी आपको टाइम आपका उसकी वजह से बच जाता है, क्योंकि जितना एग्ज़ाम में मैं ये समझती हूँ कि दो ही ऑप्शंस होते हैं एग्ज़ाम में बैठ के, या तो आप सोच सकते हैं या आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना लेंदी होता है जी पेपर। 20 क्वेश्चंस हैं, आपको सारे जी लिखने हैं, ऑलमोस्ट पेपर कंप्लीट करना है। दैट इज़ अ बिग टास्क एक्चुअली। यस तो जब आपके पास ऑलरेडी आपके नोट्स का कंटेंट आपके माइंड में ऑलरेडी फिल्टर्ड आउट है, हम्म तो मुझे लगता है कि काफ़ी इजीली आप हैंडल कर सकते हैं पेपर को। टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आता है तब। मैम, जो आपने कंसोलिडेट किए अपने नोट्स, तो ये नोट्स कंसोलिडेशन में प्रीलिम्स से पहले पहले हो जाने चाहिए कि मतलब जब 2-3 महीने बचे रहते तब आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, तो वो कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स प्रीलिम्स के पहले पहले हो जाने चाहिए, या प्रीलिम्स के बाद जो गैप मिलता है उसमें आप आंसर राइटिंग और कंसोलिडेशन दोनों करना चाहिए? इस पे आपकी क्या प्रिपरेशन की थी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इस पे? मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन वाला जो काम है ये प्रीलिम्स से पहले आपका हो जाना चाहिए। हम्म और जैसे कि दिस इज़ द राइट टाइम। अभी जैसे अक्टूबर है, हम्म तो अभी यूपी पीसीएस का भी और यूपीएससी का दोनों का मेंस अभी ख़त्म हुआ है। तो ये वाली जो एनर्जी होती है एग्ज़ाम्स के बाद वाली एनर्जी, या फिर अभी जिनका एग्ज़ाम्स नहीं भी था, हम्म इस टाइम पे ऐसा लगता है कि अभी तो 7 महीने 8 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए, तो हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि दिस इज़ द पीक टाइम जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को अगर चैनलाइज कर हम्म लें तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। अक्टूबर से लेके फेब तक हम्म ये जो 5 महीने हैं, इसमें सारे आप अपने नोट्स को कंसोलिडेट कर लें, या फिर जितना भी जो आपको मटेरियल इकट्ठा करना है, जमा करना है, वो सब ये वाले 5 महीने में मेन स्पेसिफिक जितना भी करना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें आप कर सकते हैं। मैंने भी, जब मैंने 22 का यूपीएससी का अटेम्प्ट स्किप किया था, तब मैंने भी अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर में लास्ट टाइम भी सितंबर लास्ट वीक में यूपी पीसीएस का मेंस था, उसके बाद फिर मैंने 23 के अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट की थी। तब मैंने अक्टूबर से लेके फेब तक अपने GS2 GS3 और GS1 के सारे नोट्स को कंपाइल किया दोबारा। तो उससे मुझे अभी, मैंने अभी 23 वाला भी यूपीएससी का मेंस अटेम्प्ट किया था, उसमें मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ उन नोट्स की वजह से। जी। मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम जब इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और मैम, जैसे अभी आपने कहा कि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो, बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है ये। इस टाइम आपको एकदम एग्जाम रेडी हो जाना चाहिए, पूरी एनर्जी चैनलाइज करना चाहिए, जैसे आपने कहा। मैम, इस टाइम कोई एस्पिरेंट है जो, तो वो नोट्स तो आपने कहा कि बना लेना चाहिए और सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा इस एग्जामिनेशन में पढ़ते ज़्यादा हैं, शायद थोड़े लिखते कम है, और जो ज़्यादा लिखता है उसी का फिर अल्टीमेटली सिलेक्शन भी होता है। तो ये आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? लाइक अगर हम 1 साल का साइकिल ले लें, अक्टूबर से लेके अभी हम मई इस वाले साइकिल की बात करते हैं, तो इस जैसे आपने कहा कि अक्टूबर से लेके फेब तक आपका बड़ा क्रिटिकल टाइम है जहाँ पे आपको मेंस का करना है, तो इसमें आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए, या सिर्फ मटेरियल पे कंसंट्रेट करना चाहिए, या आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के बाद करनी चाहिए, या दोनों एक साथ करनी चाहिए? आपने कैसे किया था? इस पे पहले मैं दो तरीके बताऊंगी। जी एक तो ये है कि एक तरीका ये होता है कि जब आपने अपना सारा मटेरियल आपके पास जमा हो गया है, तो तब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं और आप उसकी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। एक चीज़ तो मैं इसमें ये रिकमेंड करूँगी किसी को भी, कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें, ट्राई टू मेक अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 और 4 पीपल, हम्म क्योंकि उससे जब आप पीयर रिव्यू करते हैं अपने आंसर्स का, तो आपको पता चलता है कि सामने वाले ने अपने आंसर में क्या लिखा है और आपने अपने आंसर में क्या जी लिखा है, तो बेस्ट ऑफ दैट यू कैन हैव इट। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि आंसर राइटिंग में एक तरीका जो मैंने अपने लिए जो मेरा तरीका रहा है आंसर राइटिंग का, मैंने
आई डिड नॉट वेट फॉर द लास्ट मिनट कि जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं आंसर राइटिंग करूँगी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो डे वन से ही आई यूज़ टू राइट फ्यू आंसर्स डेली, लाइक 2 और 3, 2-3 आंसर अगर आप डेली लिखते हो तो वो काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उससे आपको धीरे धीरे ये पता चलता है कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर है। और शुरू से ही मेरा फोकस हमेशा ये रहा है कि पहले मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं टाइमर लगा के आंसर लिखूँ। स्टार्टिंग में बहुत मैं गंदे आंसर्स लिखती थी, जो कि मुझे खुद भी पढ़ने में उसके बाद ऐसा लगता था कि ये मैंने क्या लिख दिया है। बट देन ग्रेजुअली फिर वो उस पे बिल्डअप होता गया और उस पे कंटेंट भी बिल्डअप होता गया, और देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड राइटिंग बेटर आंसर्स। तो मुझे लगता है कि डेली आंसर राइटिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, जिससे आपकी जो एनर्जी है, जो आप पढ़ रहे हैं वो भी चैनलाइज होता है। आपको पता चलता है जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो, करते हो, तो आपको पता चलता है कि आप नोट्स में क्या बना रहे हो और आप कॉपी में अपनी आप आंसर्स में क्या लिख रहे हो। तो वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली आंसर राइटिंग की जाए। तो दैट हेल्प्स अ लॉट। सो मैम, अभी जो यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट हैं और एक ऐसा कोई ऐसे सपोज कोई एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसने अभी तक एक भी आंसर नहीं लिखा है, सो अब वो उसे नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, आंसर भी करना है, तो कहाँ से आंसर राइटिंग स्टार्ट की जाए? पहला आंसर, क्योंकि वो होता है कि हम इस पर्टिकुलर डे के दिन आंसर लिखेंगे और जिस दिन लिखेंगे उस दिन परफेक्ट आंसर रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ परफेक्ट होता नहीं है, आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वो स्टार्ट कैसे हो, कहाँ से, मतलब स्टैटिक पे क्वेश्चंस लिखना शुरू करें, करंट से शुरू करें, आपने कैसे स्टार्ट किया था? वो पहला आंसर कैसे लिखा था आपने? और कहाँ से वो सोर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कहाँ से लिखें? क्या पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चंस लिखें या जो डिफरेंट साइट्स पे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं उससे शुरू करें? उस पे आप कुछ बताना चाहती हैं? देखिए, जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो एक सब्जेक्ट जो ऑलमोस्ट सब पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक हर कोई पढ़ता है। जी। पॉलिटी अपने प्रीलिम्स के लिए भी सब पढ़ते हैं, मेंस के लिए भी सब पढ़ते हैं। तो मैंने अपने लिए जब अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, मैंने जीएस 2 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रखी थी। हुँ। और फिर जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो क्योंकि जो भी लोग जिन्होंने भी अभी तक आंसर राइटिंग नहीं की है, हुँ। तो उन्हें अभी नहीं पता है कि उस क्वेश्चन के लिए क्या एक डिसेंट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि नो आंसर इज़ अ परफेक्ट आंसर। एक्चुअली आपको अपना परफेक्ट आंसर ग्रेजुअली बिल्डअप करना है, बनाना है। हुँ। तो अ, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, कोचिंग का मटेरियल भी ले सकते हैं इसके लिए, और पीवाईक्यूज़ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे पीवाईक्यूज़ जिनकी कीज़ अवेलेबल हैं, जिनके आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हुँ। ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले, मतलब आप कोई ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको देखने के लिए। जी। आई वुड नॉट से कि जो वो मॉडल आंसर है वो एक्चुअली बेस्ट आंसर है, दैट इज़, उसको आप ऐसे लें कि आपने कोई आंसर लिखा है और उसकी जो की में जो आंसर अवेलेबल है उसको आप एज एन इंफॉर्मेशन परसीव करें उसको, कि ये इंफॉर्मेशन है। फिर आप ये देखें कि उस इंफॉर्मेशन को मैं अपनी तरह से और कैसे मॉडिफाई करके अपने आंसर में नेक्स्ट टाइम उसको मैं कैसे जी। यूटिलाइज कर सकती हूँ। या फिर आपने कोई आंसर लिखा है तो कोशिश ये करें कि दोबारा आप फिर से रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस 2 बार 3 बार लिखें, ताकि एक बार आपने अगर उस पर कोई कंटेंट लिखा था, फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मटेरियल पढ़ रहे हैं या फिर आप अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको लगा कि अच्छा ठीक है, ये करप्शन पे क्वेश्चन था, तो करप्शन पे ये वाला कोड बहुत अच्छा था, मैं अपने आंसर में ये कोड लिख सकती थी या लिख सकता था। हुँ। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें, जब आप सेम आंसर लिख रहे हो या फिर उसी से मिलता-जुलता कोई आंसर लिख रहे हो, तो उसमें वो आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। तो जी। धीरे-धीरे आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप अपने आंसर में कोट्स, कैसे आप अपने आंसर्स में डायग्राम्स, स्कीमैटिक्स कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो वो ग्रेजुअली बिल्डअप होगा। अगर आपने ये सोचा है कि नहीं, पहले मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, फिर मैं आंसर राइटिंग करूँगा, तो दैट थिंग पर्सनली मेरे लिए तो काम नहीं करती है। हुँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ग्रेजुअली जब धीरे-धीरे मैं मल्टीपल तरह की जब चीज़ें अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करूँगी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो मैम, अगर अक्टूबर से कोई प्रिपरेशन या आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहा है, तो ये 5 महीने में कैसे, मतलब कितना इम्प्रूव हो सकता है? कितना नोट्स प्रिपेयर हो सकता है? क्योंकि 2024 अब आने वाला है और 5 महीना आपने कहा है कि पूरा मेंस को देना चाहिए। तो ये 5 महीने में कैसे ये मेंस की होल हार्टेडली प्रिपरेशन होनी चाहिए? आंसर राइटिंग कैसे अप्रोच करना चाहिए? आई थिंक अगर इस टाइम पे कोई स्क्रैच से भी प्रिपेयर करना चाहता है, तो भी ये 5 महीने मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत हैं।
अगर वो उसको अच्छे से चैनलाइज करके उसको स्ट्रीमलाइन करके अगर करते हैं तो ये 5 महीने काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्लान आउट करना पड़ेगा कि ठीक है, मैं अगर अक्टूबर है तो 1 महीना अक्टूबर आई विल बी गिविंग फॉर GS2, और मतलब नेक्स्ट मंथ नवंबर है तो आई विल बी गिविंग फॉर GS1 और GS3 में भी। तो इसमें किसी भी सब्जेक्ट में जब आप काम करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि उस टॉपिक के बारे में थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अलोंग विद जो भी करंट अफेयर, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, आपको एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। यू कैन जॉट डाउन मे बी फ्यू वर्ड्स और यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन दैट कि अच्छा ठीक है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग GS2 की ही बात करें तो इफ़ यू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि न्यूज़ में आते रहते हैं। जी। राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड, या फिर राइट टू रिसेंटली प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी। हम्म। यस। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यू विल हैव टू लाइक कीप अ ट्रैक ऑन दैट एंड मे बी एक एक कीवर्ड जॉट डाउन कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा मेंस होता है तो मेंस में तो वो जो 3 महीने होते हैं, जी। 3 महीने, एक्चुअली 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। वो जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, जब आप 1 साल 2 साल प्रिपेयर करते हैं तो वो बहुत एक्यूमुलेट हो जाती है। वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि आप अपने आंसर को जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं वो उतना ज़्यादा ब्यूटीफुली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं फिर अपने आंसर को, और अच्छे आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं जब आपके आर्ग्यूमेंट ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे। मेंस की बात हो रही है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसेस, और ओवर द टाइम एसेस काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल भी हो गए, काफ़ी आपकी एक थिंकिंग चेक हो रही है। मैम, ऐसे को आपने कैसे अप्रोच किया? कितने आप एसेस, मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऐसे आपने लिखा था, या एक प्रिपरेशन साइकिल तक आप पहुंच गए थे, आपका एक कंटेंट हो गया तो उसके बाद आपने ऐसे शुरू किया था? कैसे आपने ऐसे को अप्रोच किया था? मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसे का, इवन इफ अगर ऐसे का जो टॉपिक है वो फिलोसफिकल है, बट देन जो आपको ऐसे उसमें लिखना चाहिए तो वो आपको बहुत जनरल ऐसे लिखना चाहिए कि कोई भी, फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जामिनर है वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, जी। उसको आपका ऐसे बहुत सिंपल और बहुत ल्यूसिड लगना चाहिए, और बहुत आपको आपकी जो GS की नॉलेज है उसका यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके ऐसे में। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बार आपका GS1 2 3 4 प्रिपेयर हो जाता है, देन यू आर मोर प्रिपेयर टू राइट ऐसे रादर देन डूइंग इट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। क्योंकि होता क्या है कि जब फिलोसफिकल टॉपिक आता है तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम और ज़्यादा फिलोसफिकल कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। तो उससे एक पॉइंट के बाद फिलोसफी आप बहुत ज़्यादा एक पॉइंट के बाद लिख भी नहीं सकते, और उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा, भले ही वो टॉपिक फिलोसफिकल है, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, जितना ज़्यादा रियल लाइफ एनेक्डोट्स और जितना ज़्यादा इलस्ट्रेशंस के साथ आप अपने ऐसे को प्रेजेंट करते हैं, उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इनफैक्ट UPSC और UPPCS में मैं ये पॉइंट आउट करूँगी कि ऐसे में देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस। क्योंकि UPSC में 2 एसेज लिखने के लिए होते हैं, UPPCS में देर आर 3 एसेज टू राइट, एंड वो जो ऐसे होता है वो 700 वर्ड्स का होता है। जी। तो 700 वर्ड्स, आई वुड से 700 वर्ड्स इज लाइक राइटिंग जस्ट 315 मार्क्स GS आंसर। That is it, because that is 250 marks for 250 words, sorry, for one answer. If you will write 3 answers, you will get 750 words. So writing a UPPCS essay is a task. I think one must work on that, क्योंकि बाकी GS में तो थोड़ा बहुत आप ओवरलैप कर लेते हो, यहाँ इधर उधर से दोनों का एक मिक्स करके आप अच्छा ब्लेंड बना सकते हो। बट देन UPPCS में ऐसे कोशिश करें कि ट्राई टू मेक इट एन ऐसे विच इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव। ओके। और वो चीज़ ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 700 मार्क्स में वी कैन नॉट मेक अ स्टोरी, वी कैन नॉट लाइक, ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो शुरू के 1 पेज में 1.5 पेज में हम थोड़ा माहौल बनाते हैं पहले कि अच्छा ठीक है अब हमारे ऐसे में ये होगा, ऐसा होगा, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ का स्कोप नहीं है जी। क्योंकि बहुत कम वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने की कोशिश करें। मैं
एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो उसको जो यूपीपीसीएस का जो ऐसे है दैट इज़ लाइक आई वुड से दैट इज़ लाइक एन एक्सटेंडेड जीएस आंसर। ओके। ऐसा कुछ उसको प्रेजेंट करने, नॉट एक्चुअली जीएस आंसर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प, बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स होते हैं उसमें, जी। बट ऐसे में आप ऐसे वन लाइनर पॉइंटर्स नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट पैराग्राफ्स में, बहुत मतलब 3 4 5 लाइन के पैराग्राफ्स में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आप अपनी बात को उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुली, with lots of facts, with lots of information that can fetch very good marks in UPPCS ऐसे। ऐसे की बात हो गई, मेंस की बात हो गई, और एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एथिक्स। तो एथिक्स आपने मैम कैसे प्रिपेयर किया, कब प्रिपेयर करना चाहिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ लोग प्रीलिम्स के बाद कहते हैं कि एथिक्स को करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना रहता है कि नहीं, GS 1 2 3 4 के साथ ही आपको एथिक्स को भी कंक्लूड करना है, GS 1 2 3 के बाद साथ ही आपको एथिक्स को भी इंटीग्रेट करना है। तो आपने कैसे कवर किया एथिक्स और कब किया? एथिक्स में तो मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट एथिक्स में आई थिंक अगर आपके पास टाइम है तो साथ में कर सकते हैं, GS 1 2 3 4 के 1 2 3 के साथ कर सकते हैं, बट देन अगर उतना टाइम नहीं मिल रहा है देन दैट इज़ ईजिली मैनेजेबल। मतलब आप जब आप प्रीलिम्स के बाद बाकी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एथिक्स कर सकते हैं, बट मीनवाइल ये वाला जो टाइम है जब आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, जो लोग नहीं करते हैं जनरली, कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी अच्छे एग्जाम्पल्स, कोई केस स्टडीज़ ऐसी मिलती हैं किसी के भी, बहुत सारे जो अवार्ड विनर्स हैं या फिर बहुत छोटी छोटी जगहों पे बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, उनको आप एथिक्स में एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं और उनको आप एज अ केस स्टडी अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, कोशिश करें उसको जॉट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप ऐसे की प्रिपरेशन या एथिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एग्जाम्पल्स फिर आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज गोइंग थ्रू अ न्यूज़पेपर न्यूज़, उसमें एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में देयर वाज एक एग्जांपल मुझे मिला, एक फॉर एग्जांपल की चाची की रसोई, शी यूज्ड टू, बिमल देवी, शी यूज्ड टू feed the hungry children of that area. She had a PDS ration shop and she used to feed. And I thought to use it as an example in my ethics answers. ऐसे ही मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं, बहुत सारे नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी जी। मिलते हैं कि जहाँ पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो वो वहाँ पे ये चीज़ आपके प्रिपरेशन में आई थिंक हेल्पफुल रह सकती है। एथिक्स में बाकी एक तो कॉमन कंटेंट होता है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, जी। मतलब कोचिंग के मटेरियल से भी हो जाता है, वैसे भी वैसे मार्केट में काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू एडिशन होगा उसका वो ऐसे होगा कि आप उसमें कितने रियल टाइम एग्जांपल्स उसमें कितने ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें। तो मैम प्रीलिम्स की बात हो गई, मेंस की बात हो गई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरव्यूज़। तो स्टार्टिंग ये कहा जाता है कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको उसी तरीके से अपनी हॉबीज़ को और ये सारी चीज़ें कहती हैं। तो मैम इंटरव्यू जब आप पहुंची यूपीपीसीएस का देने, तो कैसा एक्सपीरियंस और आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करी? और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हॉबीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपनी हॉबीज़ डेवलप करनी है। तो इंटरव्यू को कैसे आपने अप्रोच किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप यूपीपीसीएस के इंटरव्यू हॉल में अपना इंटरव्यू देने पहुंची? यूपीपीसीएस में इंटरव्यू में मुझे एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं पहले ही 21 में अपना यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे चुकी थी, तो एक मेरा एक एक्सपोजर जी। ऑलरेडी था। मैंने मतलब यूपीपीसीएस के लिए मैंने अलग से तो प्रिपरेशन नहीं करी थी इंटरव्यू के लिए। मतलब जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं यूपीएससी की या फिर यूपीपीसीएस की, फ्रॉम डे वन आपकी वो जो एक पर्सनालिटी की जो एक ग्रूमिंग होती है, तो वो लास्ट तक, वो इंटरव्यू तक फिर वो जाते जाते वो रिफ्लेक्ट होती है। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए अलग से आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फिर होता क्या है कि जब आप अलग से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल साउंड करने लगता है। तो इंटरव्यू के लिए तो मैं एक ही टिप दूंगी कि जस्ट ट्राई टू बी नेचुरल, वॉट एवर यू आर, ट्राई टू बी नेचुरल, ट्राई टू बी ऑनेस्ट। और बाकी जब तक हमारा इंटरव्यू वाला स्टेज आता है तो इन्फॉर्मेशन का तो बहुत सारा भंडार होता है हमारे पास, वो सब कुछ, यस, प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर, एंड देन ट्राई टू यूटिलाइज दैट इन्फॉर्मेशन इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। इंटरव्यू के लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा
like do not try to keep yourself too much restricted. Try to be whatever you are and try to present the best version of yourself. लाइक कभी कभी हम क्या करते हैं इंटरव्यू में कि हम किसी को देखते हैं कोई हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करने लगते हैं जी दैट इज़ द मिस्टेक आई थिंक विच वन शुड नॉट डू और वन शुड अवॉइड डूइंग दैट and interview is all about your personality. Interview is about yourself, not about someone else. So the way you present yourself in the best possible manner, whatever you are, that gives I think that may fetch more marks for that matter, and that may fetch the attention of the interview panel as well. जी सो मैम प्रीलिम्स की बात हो गई, मेंस की बात हो गई, इंटरव्यू की बात हो गई। अब ऐसे यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट जिनको 2024 या इवन 2025 भी देना है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरीके से उन्हें परसिस्टेंस परसीवरेंस अपना मेंटेन करना है, कैसे वो मोटिवेट रह सकते हैं? या कोई अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला अटेम्प्ट अगर देगा 2024 में, तो क्या मैसेज है आप उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बहुत टाइम से भी प्रिपेयर कर रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं? क्या कहेंगे आप, ये जो अक्टूबर से लेके मई जून में जब होगा एग्जाम, कैसे ये रोड मैप प्रिपेयर करनी चाहिए कि अपने गोल को अचीव कर लिया जाए? जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से दे आर इनटू प्रिपरेशन और किसी वजह से उनका नहीं हो पा रहा है, कहीं थोड़ा बहुत लैग हो जाता है या फिर कभी कभी एक इट्स अ मैटर ऑफ फेट ऑल्सो समटाइम्स कि आप कोशिश कर रहे हैं पूरी लेकिन वो नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। आई वुड से कि शुरू से छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलें, वीकली टारगेट्स बना लें, डेली टारगेट्स बना लें, मंथली टारगेट्स बना लें और ट्राई टू लाइक रिवॉर्ड योरसेल्फ जब आपका ये टारगेट पूरा हो जाता है। जैसे पर्सनली मैं अपने लिए वीकली टारगेट अगर मैं बना लेती थी तो मैं सोचती थी अच्छा ठीक है इस संडे तक सैटरडे तक मेरा ये टॉपिक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, तो संडे आई विल बी गोइंग समवेयर और आई विल बी गोइंग फॉर अ मे बी लंच और फॉर अ डिनर। आई यूज्ड टू गिव ट्रीट टू माई सेल्फ ओनली। तो दैट कैन हेल्प आउट। बाकी सबके लिए अलग अलग वेज होते हैं एंड येस योर फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, योर फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट, उनसे भी मिलें। कभी ये भी होता है कि प्रिपरेशन में हम सबको भूल जाते हैं जी तो वो भी बहुत ज़रूरी है, उनसे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन। आप लगे रहते हैं, आप कभी ये भी होता है कि हम एक बार नोट्स बना लेते हैं बट देन हम उनको मॉडिफाई नहीं करते, हम उनको और एनरिच करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ट्राई टू लाइक मॉडिफाई योर कंटेंट ऑल्सो एंड ट्राई टू मॉडिफाई वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर हैविंग। तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड दैट इज़ द की। एंड दैट अभी आज नहीं हो रहा है तो कल डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैम आपने बताया था कि जब आपका यूपी पीसीएस 2020 हुआ तो आपने उसमें कुछ चेंजेस देखे कि जो वुमेन जो फीमेल रैंक है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको आप कैसे देख रही हैं, कैसे पॉजिटिव चेंज की तरह देख रही हैं? यस दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली कि जैसे अभी 2022 का जो यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है, women have outperformed like male candidates, so that is a very good sign actually। और इसमें मैं ये देखती हूँ कि दो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो गर्ल्स जो वुमेन कैंडिडेट्स आगे ज़्यादा आ रही हैं। एक तो देयर इज़ ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट इटसेल्फ कि वो जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो दे आर गेटिंग एनकरेज कि वो और ज़्यादा आगे आएँ, वो और ज़्यादा पढ़ाई करें, उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली काफ़ी उनको सपोर्ट कर रही है। दूसरा एक जो फैक्टर है जो जनरली लोग निगलेक्ट कर देते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, इसमें मैं देखती हूँ कि ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो देयर इज़ एन इंसेंटिव बाय प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 33%। जी उससे क्या हो रहा है कि विमेन जो हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि एटलीस्ट मतलब हम आगे आ सकते हैं, हमारे लिए एक स्कोप है। तो वो जो दोनों चीज़ें एक साथ एक फैसिलिटेट कर रही हैं जो विमेन कैंडिडेट्स को, उनको उनकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये कि आउट ऑफ 39 selections in deputy collector this year, maybe I think 19 or 20 are the women candidates. So that is a very achievable, very much like positive development on that part. तो मुझे लगता है ये और भी जो पेरेंट्स हैं जो कभी किसी भी वजह से
कभी शादी की वजह से या फिर किसी भी वजह से वो अपने जो उनके घर पे बच्चियां हैं उनको वो पढ़ाई से आगे रोक देते हैं, या फिर एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद ये होता है कि चलो अब नहीं हो रहा है तो शादी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक मौका और देना चाहिए, एंड आई थिंक दे कैन डू वंडर्स। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने मैम। तो मैम से पूरी पूरी डिटेल हुई, पूरी डिस्कशन हुई। जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैम ने एक ही चीज़ कहा है कि परसिवरेंस रखनी है, कंसिस्टेंट रखना है और पॉजिटिव चेंजेस आ ही रहे हैं। जैसे जैसे आपने कहा कि फीमेल कैंडिडेट्स ने आउट परफॉर्म कर दिया है मेल कैंडिडेट्स को, तो समय के साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सो यही है कि दोस्तों, जो भी यूपी पीसीएस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना है, परसिवरेंस रहना है। एंड थैंक यू मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें बताई। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और साथियों, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।